हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। रेजिडेंशियल स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकम टैक्स का। इसको आप एक बेसिक भी बोल सकते हो। बेसिक टॉपिक है बहुत ज़्यादा, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस कवर करूंगी। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का भी, एचयूएफ का भी, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको आज मैं समझाऊंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें। इनकम टैक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ज़रूर चेक करें। और टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज आप अपने टॉपिक्स स्टडी करें इनकम टैक्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस की सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी इम्पोर्टेंस की, जब भी आप किसी पर्सन का टैक्स कैलकुलेट करते हो, किसी पर्सन की इनकम को कंप्यूट करते हो, तो सबसे पहला आपका जो फ़र्ज़ रहेगा, या फिर कह सकते हैं सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, वो यही रहेगा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना कि क्या वो इंडिया का ही रेजिडेंट है, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है यानी कि एनआरआई है। तो ये 3 टाइप के हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं और इनको डिटरमाइन करना होता है सबसे पहले आपको, राइट। अब वो कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो 4 कंडीशन के ऊपर इर्द गिर्द है। 4 कंडीशंस आपको लर्न करनी है अच्छे से। 4 का मतलब 2 इसमें बेसिक कंडीशन है और 2 इसमें एडिशनल कंडीशन है, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बेस पे आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगा पाओगे, अदरवाइज़ नहीं लगा पाओगे। देखिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है जी, कि अगर आप इंडिया में किसी की भी टैक्सेबिलिटी को कंप्यूट कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी की, किसी एचयूएफ की, तो आपको सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। इसी पे ही डिपेंड करेगी उसकी टैक्सेबिलिटी, कि उसको कितना टैक्स पे करना है। ये जो टर्म है ना रेजिडेंशियल स्टेटस, ये इनकम टैक्स में के अंडर हम यूज़ करते हैं और इसको हम कभी भी इंडिविजुअल की सिटीजनशिप से कंफ्यूज नहीं होते कि लाइक मैं अगर इंडिया में हुई हूँ, ठीक है, मैं इंडिया की नागरिक हूँ, मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार इंडिया की ही रेजिडेंट कहलाऊँगी। मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? मान लो भाई मैं विदेश चली गई, राइट, 2-3 सालों के लिए मैं विदेश चली गई, तो उस पर्पस के लिए मेरा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, 3rd लाइन में हमें यही गिवन है कि इंडिविजुअल चाहे इंडिया का सिटीजन ही क्यों ना हो, वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर या फिर बहुत सारे पर्टिकुलर ईयर्स के लिए नॉन रेजिडेंट भी कहला सकता है। ये हम स्टडी करेंगे, क्यों कहला सकता है, क्या कंडीशंस हैं। अब जैसे इंडिया का सिटीजन नॉन रेजिडेंट कहला सकता है, ऐसे ही कोई फॉरेन का सिटीजन इंडिया का रेजिडेंट भी कहला सकता है, उल्टा, जस्ट उल्टा। तो इसकी भी कुछ कंडीशन है कि मान लो कोई भाई बाहर से कोई विदेशी फॉरेन सिटीजन इंडिया में आके रहने लग गया, काम से आए हो, अपनी कंपनी के काम से आए हो, 1-2 साल रहा वो इंडिया में, तो ही विल बी टैक्सेबल हेयर इन इंडिया, राइट। तो अब ये हम स्टडी करेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे हुआ, क्या कंडीशंस थी। सबसे पहले हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, कैसे आप डिटरमाइन करोगे रेजिडेंशियल स्टेटस को। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है रेजिडेंट की कैटेगरी, जिसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोलते हैं। दूसरी है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी कि RNOR। इसकी भी कुछ कंडीशंस है जो हम स्टडी करेंगे। तीसरी है नॉन रेजिडेंट, कि या तो वो ऑर्डिनरी है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि वो इंडिया का रेजिडेंट है ही नहीं। तो ये 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस है जो आपको
एक तरीके से फाइंड आउट या डिटरमाइन करने होते हैं किसी भी असेसी के। ऑलराइट, कैसे डिटरमाइन करोगे जी? सबसे पहले ना बात करेंगे पहले वाले की, इसकी बात करेंगे सबसे पहले कि मैं अगर किसी पर्सन को बोल रही हूँ कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो किस बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ, क्या बेसिस है, क्या आधार है, किस आधार पे मैं ये बात कर रही हूँ। तो आधार यहाँ पे हमें गिवन है। सबसे पहले रेजिडेंट की बात करेंगे। तो रेजिडेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 2 बेसिक कंडीशन की मैंने आपको बात कही थी कि यहाँ पे हम 2 बेसिक कंडीशन पढ़ेंगे और 2 एडिशनल कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात कर रही हूँ रेजिडेंट की, जिसको हम बोलते हैं OR, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हम इसको बोलते हैं, तो 2 बेसिक कंडीशन है कि पहली कि वो पर्सन इंडिया में ही स्टे किया हो फॉर अ ईयर इज 182 डेज और मोर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया कि अगर हम किसी टैक्स पेयर को रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको इन दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे, OR का दर्जा देंगे। पहली तो यही है कि मान लो आप फॉर एग्जांपल आप 2022 से 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम को कंप्यूट कर रहे हो, जिसको आप प्रीवियस ईयर बोल रहे हो, है ना। मैंने आपको पहले वाले सेशन में समझाया था ना कि प्रीवियस ईयर की इनकम को हम कंप्यूट करते हैं। अगर 2022 से 23 प्रीवियस ईयर है तो 2023 से 24 जो है वो इस प्रीवियस ईयर के लिए क्या है, असेसमेंट ईयर है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि 2022 से 23 की इनकम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 2022 से 23 हुआ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में वो पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करना चाहिए। अगर वो 182 या उससे ज़्यादा दिन स्टे कर गया इंडिया में 2022 से 23 वाले ईयर में, तो उसने समझ लो एक बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया। और जब उसने एक कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। सिंपल एंड सॉर्टेड। ये तो थी हमारी पहली बेसिक कंडीशन जो आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, अपने लर्न करनी है। 5 से 10 बार रिपीट करोगे, इन 4 कंडीशंस को अपने आप याद हो जाएंगी, क्वेश्चंस लगाओगे अपने आप याद आ जाएगी। नंबर 2 हमारी बेसिक कंडीशन को हम स्टडी करते हैं। देखो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है याद करने में, बट बहुत सिंपल तरीके से इसको याद करेंगे, बहुत इजी है। इन्होंने बोला कि सेकंड वाली की बात कर रही हूँ, सेकंड वाली बेसिक कंडीशन क्या है, 4 प्रीसीडिंग ईयर्स की ये लोग बात कर रहे हैं। 4 प्रीसीडिंग ईयर्स का मतलब होता है पहले वाले 4 साल। लाइक मान लो आप 22 से 23 की अगर बात कर रहे हो, ठीक है, तो 4 साल की बात हो रही है, यानी कि इससे पहले के 4 साल, यानी कि 21 से 22, 20 से 21, राइट, 19 से 20, ये 4 साल हो गए। अब इन 4 सालों में वो पर्सन 365 दिन 365 डेज जो है वो इंडिया में स्टे करना चाहिए, अगर आपको दूसरी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो। और दूसरी बात, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टे 60 हाँ जी, रेलिवेंट एक सेकेंड, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 60 डेज का। ठीक है, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए 60 डेज का। आप समझेंगे कैसे? मान लो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अगर मैं बात कर रही हूँ 22 से 23 की, ठीक है, ये हमारा रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। इसमें तो उसका स्टे होना चाहिए 60 डेज। 365 में से 60 डेज को कर दो माइनस, कितना बचा, 305। तो यानी कि ये जो 305 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 305 दिन उसका स्टे कहाँ होना चाहिए,
21 से 22 वाले ईयर में कुछ होना चाहिए, कुछ इन द सेंस हो सकता है 50 या 100 या कितना भी, और 4 साल की बात हो रही है तो 20 से 21 वाले में भी कुछ स्टे होना चाहिए, 70 दिन लगा लो या कितना भी। तो इस तरीके से हम करते हैं। 19 से 20 में भी कुछ दिन रुक गया होगा इंडिया में, तो इस तरीके से उसके जो दिन है वो 365 दिन से कम नहीं होने चाहिए 4 सालों में। और ऐसा भी हो सकता है, देखो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 4 सालों में कुछ ना कुछ दिन वो रहा हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। समझ में आई बात? मान लो कि 22 से 23 में वो 60 डेज रहा हो, मान लो, लेट सपोज, ठीक है, 22 से 23 में वो 60 डेज रहा हो, लेट सपोज, और इससे पहले 21 से 22 में वो मान लो कि पूरे 320 दिन रहा हो, ठीक है, 320 दिन रहा हो। तो अब इस केस में देखो आप, कंडीशन फुलफिल हो रही है ना सेकंड वाली, क्योंकि हमें तो लास्ट 4 ईयर्स देखना है। अब वो लास्ट 4 ईयर्स कोई भी हो सकते हैं, हमें तो बस ये देखना है कि 365 दिन पूरे होने चाहिए, और जिसमें 22 से 23 वाले में 60 दिन पूरे होने चाहिए। अब मैं आपको एक और यहाँ पे कंडीशन बताती हूँ। मान लो कि यहाँ पे वो 60 दिन नहीं रहता, 60 की बजाय वो सिर्फ 40 दिन रह रहा है, तो इस केस में, और मान लो इसमें क्या हुआ, 21 से 22 में वो रह रहा है पूरे दिन, मान लो लेट सपोज 365 दिन पूरे रहा 21 से 22 में, और 22 से 23 में सिर्फ वो 40 में रहा। इस केस में आपकी दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो दूसरी बेसिक कंडीशन है वो हमसे ये कहती है कि फाइनेंशियल ईयर में, जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है जिसकी आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो, उस दिन उस ईयर में उसका 60 डेज का स्टे होना ज़रूरी है, 60 से कम नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि 22 से 23 में वो 40 दिन रहा, और 21 से 22 में वो 365 दिन रहा। इसके बावजूद भी दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, बिकॉज 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी ना, जब आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने लगोगे ना, आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। करेंगे, हम भी करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। मतलब बस ये याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी इन्होंने गिवन है, हमारा चार्ट के थ्रू भी गिवन है कि पीरियड, देखिए 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन रहता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा कि रेजिडेंशियल स्टेटस की 2 बेसिक कंडीशन हमने स्टडी करी कि दोनों में से एक भी फुलफिल हो गई मान लो, तो वो बंदा रेजिडेंट कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अब ना इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपके जो रूल्स है वो लागू नहीं होते, जो आपने रूल्स बताए, एक एक्सेप्शन है इस रूल की, जिसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा, इसकी जगह कोई और रूल लगेगा। एक्सेप्शन स्टडी करेंगे। तो एक्सेप्शन किसके केस में है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक्सेप्शन जो है वो इंडियन ओरिजिन के केस में है। एक्सेप्शन जो है वो हमारे इंडियन ओरिजिन के केस में है। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जिसके एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज, ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। उनका जन्म इंडिया में हुआ है, उनका जन्म इंडिया में हुआ है, और लेकिन वो रहते बाहर हैं, अब्रॉड में रहते हैं, बाहर रहते हैं, फॉरेन की सिटीजनशिप है उनके पास, लेकिन वो कहलाएंगे तो इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन तुम्हें पता है ना, अभी यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो इंडियन ओरिजिन क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसके एंसेस्टर्स का जो जन्म है वो इंडिया में हुआ था, फिर उनके जो हो सकता है पेरेंट्स या वो खुद बाहर चले गए हो, एंड देन कमला हैरिस की पैदाइश वहीं हो, फॉरेन सिटीज़न है वो। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन ओरिजिन की। अब आप समझ गए इंडियन ओरिजिन का मतलब। तो अब इंडियन ओरिजिन के केस में कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि उनके लिए 120 डेज़ का एक प्रोविज़न बताया गया है।
कि अगर मान लो इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति इंडिया में प्रीवियस ईयर में, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, उस ईयर में वो 182 दिन से कम रहा, लेकिन 120 दिन या उससे ज़्यादा अगर वो रह रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको एक स्टेटस देंगे जिसका नाम है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये केस ना तुम्हारा न्यूमेरिकल में आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना। मतलब ये केस मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, डर लग रहा है, बट ये इजी है, सो काम डाउन। देखो इसमें क्या है, इंडियन ओरिजिन का केस है। अगर बात आ रही है किसी क्वेश्चन में, देखो आएगा 100% इंडियन ओरिजिन वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इंडियन ओरिजिन की अगर जब बात होए तो, और वहाँ अगर वो 182 डेज से कम रह रहा है इंडिया में लास्ट ईयर या फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो 182 डेज से अगर वो कम रहा, कम की भी लिमिट है, कम की लिमिट है 120 दिन की, कि एटलीस्ट 120 दिन तो रहना ही चाहिए या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर 120 दिन से कम रह रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर वो 120 या उससे थोड़ा ज़्यादा रहा, मान लो 130 दिन रहा, लेट्स सपोज 130 दिन वो रहा, और दूसरी बात उसकी जो इनकम है, इंडियन ओरिजिन इनकम लेस देन 15 लाख, 15 लाख से कम है, तो उसको हम देंगे एक स्टेटस जिसका नाम है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR का हम स्टेटस देंगे। ठीक है, क्या स्टेटस देंगे? RNOR का, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो ये तीन जो कैटेगरी है ना अपनी, एक है रेजिडेंट कैटेगरी जिसको आप ऑर्डिनरी भी बोलते हो, एक है नॉट ऑर्डिनरी, और तीसरी हमारी है नॉन रेजिडेंट। तो दूसरी वाली जो कैटेगरी है नॉट ऑर्डिनरी वाली, वो मिलेगी इसको अगर वो 120 दिन या उससे ज़्यादा लेकिन 182 से कम दिन रहा है, तो इस केस में वो RNOR का दर्जा हम उसको देंगे। और अगर 120 दिन से भी कम रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप एक्सेप्शन आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, बाकी जब क्वेश्चन लगाओगे तो फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आती है बात RNOR की, यानी कि आप किसी को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का दर्जा कब दोगे। ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसको आप RNOR बोलते हो, ये आप कब बोलोगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए इफ़ एन इंडिविजुअल क्वालिफाई एज अ रेजिडेंट, मान लो कोई इंडिविजुअल क्वालिफाई हो गया कि वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट कब क्वालिफाई होगा? जब वो आपकी जो बेसिक कंडीशन आपने पढ़ी, दो बेसिक कंडीशन आपने पढ़ी ना, उसमें से किसी एक बेसिक कंडीशन को मान लो उसने फुलफिल कर दिया। दो बेसिक कंडीशन क्या थी? एक तो 182 डेज वाली थी कि रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, और दूसरी वाली क्या कंडीशन थी कि पिछले 4 सालों में वो 365 दिन इंडिया में स्टे किया हो, और फाइनेंशियल ईयर में जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो उसमें उसका स्टे 60 डेज़ का रहना चाहिए। ये आपने पढ़ा अभी तक। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया तो यानी कि वो रेजिडेंट बन गया। और जब एक असेसी को आप रेजिडेंट बोल देते हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये डिटरमाइन करने का होता है कि क्या वो ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है। मतलब वो रेजिडेंट तो आपने उसे क्वालिफाई कर दिया, लेकिन अब हमें बात करनी है कि क्या वो ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या फिर वो NOR है, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है जी, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए आप 2 एडिशनल कंडीशंस को देखोगे। मैंने आपको बताया था ना 4 कंडीशन आपको याद करनी है, 2 बेसिक करनी है और 2 एडिशनल करनी है। अभी आपने 2 बेसिक पढ़ी थी ना, अब ये है 2 एडिशनल कंडीशंस। 2 एडिशनल कंडीशंस के बारे में क्या बोला गया? पहली कंडीशन क्या है? हैज़ बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर्स, कि पिछले 10 सालों में से उसको कम से कम 2 साल इंडिया में स्टे करना चाहिए, स्टे होना चाहिए।
इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया, 22 से 23 की अगर आप बात कर रहे हो तो उससे पहले वाले जो 10 साल होंगे, उस 10 सालों में से कम उसका 2 साल का स्टे होना चाहिए इंडिया में। ये होती है हमारी एडिशनल कंडीशन, पहली एडिशनल कंडीशन। और दूसरी, हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। दूसरी एडिशनल कंडीशन है 7 पिछले 7 सालों में उसका स्टे 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। तो ये है हमारी दूसरी एडिशनल कंडीशन। अब तो ये मैंने 2 एडिशनल कंडीशन पढ़ी। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है कि भाई पिछले 10 सालों में से 2 साल उसको इंडिया में रहना है, पहली बेस एडिशनल ये हो गई। दूसरी कि पिछले 7 सालों में उसको कम से कम 730 दिन इंडिया में रहना है, ये दूसरी एडिशनल हो गई। तो अब इन दोनों एडिशनल कंडीशन के बेस पे आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो ROR है या फिर वो RNOR है, यानी कि वो ऑर्डिनरी है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी है। तो अब इन्होंने बोला कि अगर आप किसी को ऑर्डिनरी का दर्जा दे रहे हो तो उस चीज़ के लिए उसको दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। मतलब उस व्यक्ति ने एक बेसिक कंडीशन तो फुलफिल करी ही, लेकिन साथ में 2 एडिशनल कंडीशन को भी उसने फुलफिल करा, तब आप उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलोगे। ऐसे ही अगर मैं बात कर रही हूँ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो इस केस में वो एक बेसिक कंडीशन तो पूरी करेगा ही करेगा, साथ में इन्होंने बोला इफ एनी इंडिविजुअल फेल्स टू सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द अबव कंडीशन ही वुड बी RNOR। मतलब मान लो कि उसने सिर्फ एक ही एडिशनल कंडीशन को पूरा किया लेकिन एक को नहीं किया, उस केस में भी वो NOR है, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और मान लो उसने एक भी एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं किया और सिर्फ एक बेसिक को ही पूरा किया, उस केस में भी वो NOR है। ये बात ध्यान रखना, चाहे रिपीटेशन में मेरी बात को सुन लेना और लिख लेना एक पेज पे। ऑल राइट, चलिए। तो नॉट RNOR किस केस में होगा कि इसको बेसिक तो पूरा करना ही करना है, एक बेसिक तो 100% ये पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन एडिशनल करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो दोनों एडिशनल कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी बन जाएगा, लेकिन अगर मान लो सिर्फ एक ही एडिशनल को पूरा कर रहा है या फिर 0 एडिशनल कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो उस केस में ये RNOR है। दैट्स इट। अब आता है किसी को आप नॉन रेजिडेंट कब बोलोगे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट आप किसी को कब बोलोगे कि भाई वो बंदा, वो इंडिविजुअल ना तो मतलब किसी भी, ना तो वो बेसिक कंडीशन को पूरा कर रहा है ना वो एडिशनल कंडीशन को पूरा है। मतलब उसने एक, आप ये सोच के चलो कि उस बंदे ने, आप एडिशनल तक तो जाओ ही मत, आप ये देखो कि क्या उसने दोनों में से किसी भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया। अगर उस पर्सन ने दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो वो बंदा NRI है, नॉन रेजिडेंट है। दैट्स इट। तो आई थिंक आज के लिए ना आप ये कंडीशंस को लर्न करो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बाकी का समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आज ही आपको सारा समझा दिया तो आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी रेजिडेंशियल स्टेटस का, और फिर एक आधा मैं न्यूमेरिकल भी कराती हूँ आपको। ऑल राइट, अभी के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना भाई इनकम टैक्स की। चलिए, बाय बाय।